आप लोग को मेरी स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है? यस सर, नज़र आ रही है। तो लेक्चर नंबर 18 जो है हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 18 में जो है हम उसी टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारे पास जो थर्ड, आमिर खान काइंडली आप जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना किया करें, ताकि यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो डिस्टर्ब ना हो। तो लेक्चर नंबर 18 में वही टॉपिक जो है हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो थर्ड मोड ऑफ फेल्यूर था है वो है टेंशन। So masonry and concrete gravity dams are usually designed in such a way that no tension is developed anywhere because these material cannot withstand tensile stresses. हमारे पास जो मेसनरी या कंक्रीट ग्रेविटी डैम्स है उनको जो है हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि उसमें जो है कोई टेंशन जो है वो प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि ये मटेरियल जो है हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है उनको जो है सपोर्ट नहीं कर सकती, उनको स्टैंड नहीं कर सकती या सस्टेन नहीं कर सकती। इफ सब्जेक्टेड टू सच स्ट्रेसेस, दीज मटेरियल में फाइनली क्रैक। और अगर इन मटेरियल्स जो हम अगर हम इन मटेरियल से जो है हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और उनमें कोई स्ट्रेसेस जो है टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है अगर होती है, तो एज रिजल्ट हमारा जो मटेरियल है वो क्रैक हो जाएगा। However, for achieving economy in design of very high gravity dams, certain amount of tension may be permitted under a severe loading condition. अगर हम जो है इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम डिज़ाइन करें हाई ग्रेविटी डैम्स को, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ टेंशन जो है हमें परमिट करना पड़ेगा डिज़ाइन में सेवियर कंडीशंस के लिए। This may be permitted because of the fact that such worst loading condition shall occur only momentarily for limited time and would neither last long nor occur frequently. और ये थोड़ा बहुत टेंशन हम इसलिए जो है हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम जो है परमिट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टेंसाइल लोड्स हैं वो जो है बहुत कम टाइम के लिए जो है हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो है एक्ट करता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है या ये जो है फ्रीक्वेंटली जो है अकर नहीं होते। These maximum permissible tensile stresses for high concrete gravity dams under worst loading may be taken as 500 kilonewton per square meter or 5 kilogram per square centimeter. Effect produced by tension cracks. टेंशन क्रैक्स की वजह से हमारे पास जो है क्या इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होती है इन अ डैम। When such a tension crack develops, say at the heel, cracks width or strictly speaking crack area loses contact with the bottom foundation and thus becomes ineffective. जब भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें डैम का स्ट्रक्चर है उसमें अंदर अगर हमारे पास जो है टेंशन क्रैक जो है वो डिवेलप होता है, लेट सपोज अगर वो हिल के ऊपर जो है डिवेलप होता है, तो एज ए रिजल्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका जो कांटेक्ट है बॉटम फाउंडेशन के साथ वो लूज हो जाता है या वो लूज कर जाता है कांटेक्ट बॉटम फाउंडेशन के साथ, और एज ए रिजल्ट वो जो है इनइफेक्टिव हो जाता है। Hence, the effective width B, considering unit length of the dam base, will be reduced. और एज ए रिजल्ट जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है क्रैक जो है अकर होता है,
तो उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो कांटेक्ट है बॉटम फाउंडेशन के साथ वो कम हो जाता है या लूज कर जाता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो इफेक्टिव बेस विड्थ है वो कम हो जाता है, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है उसमें से जो है क्रैक की वजह से जो है इनइफेक्टिव हो जाता है। एंड दिस विल इंक्रीज दी पी मैक्स एट दी टो, और इसकी वजह से हमारे पास जो पी मैक्स है वो हमारे पास टो के ऊपर जो है इंक्रीज हो जाता है। Moreover, the uplift pressure diagram gets modified due to cracks formation as shown in figure 19.8, resulting in an increase in the uplift. जब भी हमारे पास जो है बॉटम फाउंडेशन के अंदर जो है क्रैक आता है, टेंशन क्रैक आता है, एज ए रिजल्ट हमारे पास जो अपलिफ्ट डायग्राम है वो चेंज हो जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओल्ड अपलिफ्ट डायग्राम है ए बी सी वो ये है, लेकिन जैसे ही हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल लेट सपोज हील के ऊपर क्रैक आ गया, तो ये वाला पोर्शन बी से लेकर बी डैश तक जो पोर्शन है, सॉरी जो ए से लेकर ए डैश तक जो पोर्शन है ये जो है इनइफेक्टिव हो गया। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट आपके पास जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपके पास कुछ पोर्शन ऑफ द डैम जो है वो उसका जो वेट है वो इनइफेक्टिव हो गया, या उसका जो पर्पस है वो इनइफेक्टिव हो गया। Since the uplift increases and the net effective downward force decreases, the resultant will shift more towards the toe and thus further increasing the compressive strength at the toe or further lengthening the crack due to further tension development. So हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो नेट इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो रिजल्टेंट है वो हमारा शिफ्ट कर जाता है मोर टुवर्ड्स द टो, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है वो फर्दर जो है इंक्रीज हो जाती है टो के ऊपर, और इसकी वजह से हमारे पास जो क्रैक है जो टेंशन की वजह से डेवलप हुआ है वो भी हमारे पास है इंक्रीज हो जाती है, यानी कि क्रैक लेंथ आपके पास जो है इंक्रीज हो जाता है। जब क्रैक लेंथ आपके पास जो है इंक्रीज हो जाता है तो एज ए रिजल्ट आपका जो कांटेक्ट है स्ट्रक्चर का फाउंडेशन के साथ वो इनइफेक्टिव हो जाता है। सो आपका स्ट्रक्चर जो है वुल्नरेबल हो जाता है फेल्यूर को। द प्रोसेस कंटिन्यूज, the effective base width goes on reducing and compressive stress at the toe goes on increasing. हमारे पास जो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है, तो और हमारे पास जो इफेक्टिव बेस वेट है वो ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाता है, और हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है टो के ऊपर वो एज ए रिजल्ट जो है इंक्रीज होता रहता है, फाइनली लीडिंग टू द फेल्यूर ऑफ द टो बाय डायरेक्ट कंप्रेशन। एज ए रिजल्ट जो हमारे पास जो टो है फाइनली वो डायरेक्ट कंप्रेशन की वजह से जो है फेल हो जाता है। Hence, attention crack by itself does not fail the structure, but it leads to the failure of the structure by producing excessive compressive stress. So, finally हमारे पास जो टेंशन क्रैक है वो खुद तो जो है हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल नहीं करता, लेकिन वो टेंशन क्रैक की वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर इतना कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस कर देता है कि उसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाता है ड्यू टू क्रैक्स। So in order to ensure that no tension is developed anywhere in the structure, we must ensure that P minimum is at the most equal to 0. अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई टेंशन जो है डेवलप ना हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, सो हमने ये इंश्योर करना हो कि हमारे पास जो मिनिमम है वो एटमोस्ट इक्वल के 0 बराबर या एटमोस्ट 0 के बराबर हो। सो सिंस हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो पी मैक्स है वो बराबर है समेशन वी डिवाइड बाई बी इंटू 1 प्लस 6e डिवाइड बाई बी के, और जो पी मिनिमम है वो बराबर है समेशन वी डिवाइड बाई बी इंटू 1 माइनस 6e डिवाइड बाई बी के। सो चूँकि हमने इंश्योर करना है कि हमारे स्ट्रक्चर में कोई जो है टेंशन जो है क्रिएट ना हो, सो इसके लिए हमने जो है पी मिनिमम को लेट सपोज 0 लेना है। सो जो पी मैक्स है वो पी मिनिमम के बराबर आप ले लें, सो समेशन वी डिवाइड बाई बी इंटू सॉरी जो पी मिनिमम है वो
एट मोस्ट आपके पास 0 के बराबर होना चाहिए। सो पी मिनिमम जो है वो आपके पास बराबर है समीशन बी डिवाइड बाई बी 1 - 6 ई डिवाइड बाई बी के, जो कि बराबर है एट मोस्ट इक्वल के। ठीक है, एट मोस्ट इक्वल के इक्वल हम इसलिए लेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर इसमें कोई टेंशन डिवेलप ना हो। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एज रिजल्ट हमारे पास जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आती है वो बराबर होती है हमारे पास इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई 6 के। Hence, maximum value of eccentricity that can be permitted on either side of the center is equal to b divided by 6. So आपके पास जो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी है इस इक्वेशन से ये जो है आपके पास क्लियर हो जाता है कि आपके पास जो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी है रिजल्टेंट फोर्स के लिए वो आपके पास जो है b डिवाइड बाय 6 के बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपके पास जो है टेंशन क्रैक जो है प्रोड्यूस होंगी। अगर इसेंट्रिसिटी आपके पास विद इन b डिवाइड बाय 6 है तो आपके पास जो है टेंशन क्रैक जो है प्रोड्यूस नहीं होगी। And this leads to the famous statement that the resultant must lie within the middle third. और इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिजल्टेंट है वो मिडिल थर्ड के विद इन द मिडिल थर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये रिजल्टेंट जो है वो विद इन द मिडिल थर्ड होगा तो आपके पास जो टेंशन है वो आपके स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा, रिजल्ट आपका एज अ रिजल्ट आपका स्ट्रक्चर जो है वो सेफ रहेगा। फोर्थ वन जो है मोड ऑफ फेल्योर, जो फोर्थ वन है वो है स्लाइडिंग। Sliding of shear will occur when the net horizontal force above any plane in the dam or at the base of the dam exceed the friction resistance developed at that level. तो स्लाइडिंग आपके पास जो है जो कि shear failure है वो आपके पास कब अकर होगा, जब आपके पास जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स है किसी भी प्लेन के ऊपर वो एक्सीड कर जाए आपके फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से। तो जब भी आपका जो फ्रिक्शनल जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, नेट फोर्स है, वो अगर आपके फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स से एक्सीड कर जाए तो रिजल्ट आपके पास जो है स्लाइडिंग या shear फेल्योर जो है अकर होगा। द फ्रिक्शन डेवलप्ड बिटवीन द टू सरफेसेस इज इक्वल टू म्यू समेशन वी। आपके पास जो टोटल फ्रिक्शन डेवलप्ड है दो सरफेसेस के दरमियान वो बराबर है म्यू समेशन वी के, where summation v is the algebraic sum of all the vertical forces whether upward or downward and mu is the coefficient of friction between the two surfaces. इसमें आपके पास जो समेशन v है वो आपके पास अल्जेब्रिक सम है और वर्टिकल फोर्सेस का, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, जबकि म्यू जो है आपके पास जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द टू सरफेसेस। In order that no sliding takes place, the external horizontal force summation h must be less than the shear resistance mu summation v. So अगर आप जो है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई स्लाइडिंग अकर ना हो, ठीक है, सो उसके लिए आपके पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि समेशन h के बराबर है, वो आपका हमेशा कम होना चाहिए shear रेजिस्टेंस है। जो आपके पास जो स्ट्रक्चर का shear रेजिस्टेंस है म्यू समेशन v के जो बराबर है, सो हमेशा इससे कम होना चाहिए। सो समेशन h शुड बी लेस देन म्यू समेशन v और समेशन म्यू समेशन v शुड बी डिवाइड बाय समेशन h शुड बी ग्रेटर देन 1। So mu summation v divided by summation h represents nothing but the factor of safety against sliding, which must be greater than unity. So summation v into mu divided by summation h, ये आपके पास जो है क्या है, ये आपके पास जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी है अगेंस्ट स्लाइडिंग और इसकी वैल्यू हमेशा आपके पास जो है 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। The factor of safety against sliding is equal to mu summation v divided by summation h। इस फॉर्मूले के थ्रू आप जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को जो है आप फाइंड करोगे, ठीक है, टू protect your structure against sliding. In low dams, the safety against sliding should be checked only for friction, but in high dams, the economical, precise design, the shear strength of the joint, which is an additional shear resistance, must also be considered. If this shear resistance of the joint is also considered, then the equation of factor of safety against sliding, which is measured by shear friction, becomes
एस एफ एफ इज इक्वल टू म्यू समेशन वी प्लस बी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई समेशन एच। तो लो टाइम्स के लिए नॉर्मली जो है हम हमारे पास जो स्लाइडिंग है, सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग है, उसको जो है हम चेक करते हैं सिर्फ फ्रिक्शन के लिए। बट अगर हमारे पास हाई डैम्स है तो उसके लिए जो है हम जो है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट को भी जो है चेक करते हैं, ठीक है। और उसके लिए जो है हम एडिशनल टर्म्स हैं जो कि है बी क्यू इसके साथ जो है ऐड कर देते हैं टू चेक द शेयर फ्रिक्शन फैक्टर। इसमें हमारे पास जो बी है ये है आपके पास विड्थ ऑफ द डैम एट द जॉइंट, और जो क्यू है ये आपके पास एवरेज शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट है, जो कि वेरी करती है अबाउट 1400 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर टू 4000 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। जो आपके पास जो पुअर रॉक है उसके लिए आपके पास जो है ये 1400 है, जबकि जो गुड रॉक है उसके लिए आपके पास जो है ये 4000 है। और इसके अंदर आपके पास जो म्यू की वैल्यू है वो वेरी करती है बिटवीन 0.65 टू 0.75। Attempts are always made to increase the shear strength Q at the base and at the other joints, and for this purpose a foundation is stepped at the base as shown in figure। हमेशा जो है कोशिश की जाती है कि हमारे पास जो shear strength है, अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं। So in order to increase the shear strength capacity, हमारे पास हमेशा जो है कोशिश की जाती है कि हमारे पास जो बेस जॉइंट है, बेस के ऊपर जो शेयर स्ट्रेंथ की जॉइंट्स है उसके जो है उसको इंक्रीज किया जाए। और हमारे पास जो इस पर्पस के लिए जो फाउंडेशन है उसको जो है स्टेप में जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिस तरह आपको फिगर में जो है शो हो रहा है। And to make sure that measures are taken to ensure a better bond between the dam and the base of the rock foundation. During the construction of dam, horizontal joints have to be left as shown in figure 19.10। काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना किया करें, बार बार जो है आप प्रेजेंटिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर की वो डिस्टर्ब होती है, काइंडली प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना किया करें। So during the construction of a dam, horizontal joints have to be left as shown in figure। इस फिगर में आपको शो हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है horizontal joints जो है वो छोड़े जाते हैं। The shear strength of these joints should be made as good as possible by ensuring better bond between the two surfaces। इनके जो shear strength है इन joints का उसको जो है बेहतर से बेहतर जो है बनाया जाता है by providing better bond between the two surfaces। And for this purpose, the lower surface may be thoroughly cleaned and a layer of neat cement or rich cement mortar should be spread before pouring the standard concrete mix for the upper layer। और इस पर्पस के लिए हमारे पास जो नीचे लेयर होता है उसको प्रॉपर thoroughly जो है क्लीन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है नीट सीमेंट या रिच सीमेंट मोटर का जो है पेस्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर सरफेस के ऊपर। और उसके बाद जो है ऊपर वाले जो लेयर है उसकी कंक्रीट जो है पोर की जाती है, या अपर लेयर की कंक्रीट जो है वो पोर की जाती है। If these precautions of quality control are not adhered in the field, the assumption made in accounting for this shear strength in the design will not be justified। This is why for small dams where quality control is less, the shear strength of the joint is not taken into account at all while determining the shear friction factor or factor of safety against sliding। So हमारे पास जो लो डैम होते हैं या स्मॉल डैम होते हैं उनके लिए तो सच इनको जो है इतना जो है इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता, लेकिन हाई डैम्स में इनके ऊपर जो है काफ़ी जो है फोकस किया जाता है
to ensure the safety against sliding, या to ensure the factor of safety against sliding। यहाँ पर आपका जो लेक्चर नंबर 18 है वो कंप्लीट हो गया है। अब अगर किसी को क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे ताकि मैं आंसर कर सकूं। जी, आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आओ जो है 1 बाय 1 मीटिंग लीव कर ले ताकि मैं मीटिंग को सेव कर सकूं।